Welcome to Romeo Study Zone. Students, good morning. Welcome to Romeo Study Zone, and today we are now going to start with our next lecture of electrochemistry, that is measurement of electrode potential. And second one, we are discussing now about Gibbs free energy and electrode potential, that is how can relate a Gibbs free energy from electrode potential. तो इन्हीं दो टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और इसी के ऊपर मेनली हमारा फोकस रहेगा। बेसिकली हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, स्लोली बोलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हम बेसिकली मेजरमेंट, आपको हेडलाइन दिख रही होगी, ये हेडलाइन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किस टाइप से करते हैं, है ना। सिंपल देखो भाई साहब, ये हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कुछ ये मैं मान लेता हूँ जिंक इलेक्ट्रोड। ध्यान देना, बड़े साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ। ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में क्या होगा भाई, क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपार्टमेंट बनाते हैं, मतलब एक हाफ लाइफ कंपार्टमेंट बनाते हैं, मतलब ये आपकी हाफ लाइफ है। अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होगा, होगा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसकी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना भाई। क्या हमारे पास मेजरमेंट करने का कोई तरीका थोड़ी नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो ये हम नहीं कर सकते। सिंपल में अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि हमारे पास दूसरा कोई एक कंपार्टमेंट है हाफ सेल का, यहाँ पर आपके पास दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है, और एज्यूम दैट ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इसका क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसका, ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है किसका, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर ZnSO4 मान लेते हैं, जिसके अंदर कौन सा आयंस प्रेजेंट है, Zn2+ आयंस। ओके, इसके लिए भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसके लिए भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मान के चलो मैं बीच में इनको कनेक्ट कर देता हूँ किसी एक बैटरी से। यहाँ पे लगा दिया मैंने एक वोल्ट मीटर, ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्या अब यहाँ पर मैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। मैं इसका भी नहीं बता सकता, इसका भी नहीं बता सकता। हाँ, अगर मैंने बैटरी के थ्रू इन दोनों को यहाँ पे सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया, तब मैं इनके लिए कंप्लीट सेल के लिए किसी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट हाफ सेल के लिए नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कितना होगा, बाय विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर कर सकता हूँ। वो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन ना तो मैं इस कंपार्टमेंट इस हाफ लाइफ के लिए बता सकता हूँ, इस हाफ सेल के लिए बता सकता हूँ, ना इस हाफ सेल के लिए बता सकता हूँ कि इन दोनों का कितना होगा, कितना आपका क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल चीज़ यहीं पे बोलूँगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। हम एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट क्या, वी कैन कैलकुलेट potential difference between two half cell by two half cell for a complete cell, with the help of पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्ट मीटर।
किसकी हेल्प से? पोटेंशियोमीटर या किसकी हेल्प से? वोल्टमीटर की सहायता से मैं दोनों के बिटवीन क्या ई सेल कैलकुलेट कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ। लेकिन एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमें इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मिलेगा, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो जाहिर सी बात है हमें क्या बनाना पड़ेगा? कुछ जुगाड़। क्या बनाना पड़ेगा भाई? कुछ यहाँ पे जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और जहाँ पे जुगाड़ बनता है तो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया कि आखिर किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए हम किस तरीके से उसका ई नोट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका हमारे पास कोई तरीका है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीका निकाला, उस तरीका का नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम प्यार से सी बुलाते हैं। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए जाहिर सी बात है भाई एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना लिया। अब इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का हमारे पास ना तो मेरे को पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना किसी दुनिया के दूसरे बंदे को पता है कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो हम इसको आर्बिट्रेरी वैल्यू कितनी मानते हैं? यहाँ पर इसकी 0 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 0 मानते हैं। लेकिन ये कंपार्टमेंट किसका था? आइए देखते हैं। साइंटिस्ट ने पहले क्या लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया H+ का, जिसमें कौन से थे? H+ एक्वस आयंस प्रेजेंट थे। और इस एक्वस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी 1 मोलर। कितनी थी? 1 मोलर थी। इन्होंने यहाँ पर क्या बनाया? एक फ्लास्क बनाया कुछ इस टाइप का। ये इस टाइप का इन्होंने क्या बना दिया? यहाँ पर कुछ फ्लास्क बनाया। क्या बनाया? फ्लास्क। और इधर की साइड से इन्होंने पास की H2 गैस। कौन पास की? H2 गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 बार प्रेशर मान के चल लेते हैं। 1 बार प्रेशर पर H2 गैस पास की। तो यहाँ पर इन्होंने एक H2 का हम इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, तो इन्होंने क्या बनाया? यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बनाया। कौन सा इलेक्ट्रोड बनाया? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसकी तरह काम करता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम का क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, और वो भी कौन सा? इनर्ट। क्यों? क्योंकि गैसियस और लिक्विड फॉर्म के किसी भी सब्सटेंस के लिए हम उसका इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिक्विड और गैस का नहीं बना सकते। इसलिए H2 गैस पास हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसके बबल बनते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे इसके कॉन्सेंट्रेशन को डील किया तो यहाँ पर क्या बनते हैं? इसके बबल बनते हैं। बनते नहीं बनते? अगर मैं यहाँ पर, कृपया ध्यान दें, ये आपका ये मान लिया इन्होंने। अगर मैं यहाँ पर कैथोड पे देखूं, बताओ कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो यहाँ पर जो H+ आयंस हैं एक्वस वाले, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना देंगे? यहाँ पर H2 बना देंगे। बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे, 1/2 हो जाएगा ना 1/2। और ये कौन सी फॉर्म है? गैसियस फॉर्म है। अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूँ यहाँ पर, एनोड में क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। एनोड में क्या होगा? जो आपका हाफ H2 है गैसियस फॉर्म में, वो किस में चला जाएगा? बताओ। H+ एक्वस प्लस के एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं यहाँ पर? 1। कितने हैं यहाँ पर? 1 है। अब जो कैथोड और एनोड पे, भाई मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इस चीज़ को, ये इन्होंने एक जुगाड़ बनाया था। अब जुगाड़ बनाते हैं तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई इसी को बेस मानते हुए हमने दूसरे किसी का भी निकालना। अगर मेरे को जिंक कंपार्टमेंट के साथ इस चीज़ को रिलेट करना तो जिंक के साथ इसको जोड़ दूंगा मैं, है ना। और भाई किसी दूसरे के साथ निकालना है तो उसके साथ ही मैं इसको जोड़ दूंगा। तो इन्होंने सिंपल यही चीज़ रखी कि इसका कैथोड और एनोड पर जो ई नोट मान के चलते हैं वो कितना मान के चलते हैं? ई नोट ऑफ कैथोड मान के चलेंगे इसका 0, और ई नोट ऑफ एनोड पे भी मान के चलेंगे इसका कितना? 0। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब इसका जो ई नोट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे दोनों कैथोड और एनोड पर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H2 गैस इज बबल्ड थ्रो ए 1 मोलर
H प्लस एक्वस सॉल्यूशन एट 1 बार प्रेशर, कितना था 1 बार प्रेशर था ओवर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ओवर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने 1 मोलर H प्लस सॉल्यूशन था उसको H2 गैस बबल्ड की यहाँ पे की ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल क्या बोलूँगा मैं, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्रेरी assumed to be zero, जिसको मैंने ई नोड बता दिया 0 कैथोड पे और एनोड पे। तो इन्होंने ये कर लिया। अब हम जो अपना ये कंपार्टमेंट बना है, जो ये अपना जुगाड़ बना है यहाँ से यहाँ तक, इसको किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, यहाँ पर क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम इसका क्या बना सकते हैं, उसका ई नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ई नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान के चलो मेरे को यहाँ पर जिंक का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जिंक के इलेक्ट्रोड के साथ इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी के साथ। ये इसका इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर क्या है आपका Zn2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस, ये किसका इलेक्ट्रोड है, आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। दूसरी ओर हमारे पास इस जुगाड़ से कनेक्ट करेंगे इसे, हमारे पास ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ इस टाइप का था, इस टाइप का था, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या था, H प्लस एक्वस था, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 1 मोलर। यहाँ पे कौन पास की मैंने, H2 गैस पास की 1 बार प्रेशर के ऊपर, कितने 1 बार प्रेशर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कौन था आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया था मैंने। यहाँ पे इस दोनों को मैं एक वोल्ट मीटर के थ्रू क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, अब देखो इसका जो ई नोट है वो तो मेरे को पता है, ई नोट कितना होगा, इसका 0 होगा। अब मान के चलो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये आपका एनोड का है और ये किसका है, कैथोड का है। तो एनोड पर रिएक्शन क्या बनेगी, अगर मैं एनोड पर रिएक्शन लिखने जाऊँ, थोड़ा सा इसे कॉपी करो, इसे कॉपी करो थोड़ा सा, फिर मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। कर लिया, देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका एनोड की रिएक्शन क्या बन जाएगी, एनोड पर कौन है आपका जिंक है, तो यहाँ पर Zn सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस एक्वस के अंदर। साथ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूँ यहाँ पर, तो कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास जो H प्लस एक्वस आइंस हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से क्या बना देंगे, हाफ H2। क्या बना देंगे, हाफ H2 बना देंगे। हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है इधर की साइड 1 इलेक्ट्रॉन, इधर की साइड 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, 2। कितने आ जाएंगे, 2। और हमारी जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी, नेट सेल रिएक्शन बनेगी, वो बनेगी बताओ कितनी, हाँ वेरी गुड, Zn सॉलिड प्लस के H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस रिएक्शन की यूज Zn2 प्लस एक्वस प्लस के H2 गैस, यही बनेगी, ठीक है। तो इस टाइप से, सॉरी यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2H प्लस। यहाँ पर आपका क्या बना, यहाँ पर ये आपकी नेट सेल रिएक्शन बन गई। क्या बन गई, नेट सेल रिएक्शन बन गई, बिल्कुल। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, किसको अटैच करते हुए, इस अपने जुगाड़ को, किसको, इस जुगाड़ को अटैच करके। वो कैसे, देखो भाई, मैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। बिल्कुल, मेरे को इसका निकालना है, किस पे, ये एनोड पर, मतलब ये आपको निकालना है ना। ई नोट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो हम वोल्ट मीटर या फिर पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। मान के चलो वो आया आपका 0.76 वोल्ट,
कितना आया 0.76 वोल्ट आया। अगर यहाँ पर मेरे को ई नोट कैथोड निकालना है, ये तो मेरे को 0 मानना पड़ेगा। 0 मानेंगे तो यहाँ पर माइनस के ई नोट ऑफ एनोड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ई नोट एनोड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, मतलब सिंपल आपको अगर आपका ये कैथोड पर है या फिर एनोड पर है, इसका ई नोट कितना मान के चलना, मेरे को यहाँ पर 0 मान के चलना। तो साइंटिस्ट ने इसी टाइप से बहुत सारी क्या बना दी, एक सीरीज बना दी। यहाँ पे क्या बना दी, सीरीज बना दी। क्या बना दी भाई, यहाँ पर एक सीरीज बना दी, और उस सीरीज को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बिल्कुल, एसआरपी वैल्यूज ऊपर ज्यादा होंगी, नीचे आपकी कम होगी। यही वो कैसे है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। पहले एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड, ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड, दैट इलेक्ट्रोड इज combined with standard hydrogen electrode and its cell potential is measured। तो हम उसका क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका सेल पोटेंशियल। बिल्कुल, इस टाइप से हम इस जुगाड़ को कर सकते हैं। बाकी आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और दूसरी चीज़ें। इसे कॉपी करिए, आपको समझ में आ गया होगा वैसे क्या समझाया मैंने, क्या नहीं समझाया। अब देखो, हमने थोड़ा सा देख लिया कि अपने पास जो ये निकल के आया था, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमारी एसआरपी वैल्यूज अभी निकली थी, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। तो यहाँ पर क्या निकली थी, आपकी एसआरपी वैल्यूज निकली थी। क्या निकली थी, एसआरपी वैल्यूज निकली थी, नहीं निकली थी भाई। ओके, और एक चीज़ मैंने आपको यही पे बता दी है, जब आप ई नोट सेल, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड की वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करने जाओगे तो हमेशा कौन सी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस होंगी, आरपी एंड एसआरपी वैल्यूज। ओके, इस चीज़ को मैंने शायद आईयूपीएससी के नॉर्मल कन्वेंशन में आपको सिखा दिया था कि ये आपको नोट ध्यान रखना है कि 80 की वैल्यूज है तो उसको आपको किसका नोट करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ। ओके, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, वेयर डिफरेंट एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing or decreasing order of their SRP values, a series is obtained. जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बोलते हैं उसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, है ना। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ऊपर क्या होती है, एसआरपी की जो वैल्यू होती है मोस्ट नेगेटिव होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊपर वैल्यू पाई जाती है। अगर ये मोस्ट नेगेटिव है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर आपकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी वो क्या है, कम है, लीस्ट रिड्यूस होने की टेंडेंसी है इसकी, जबकि मोर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। ओके, अगर आपकी डाउन जैसे आप जाओगे तो एसआरपी की जो वैल्यू होती है, एसआरपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट पॉजिटिव होती है। और इस मोस्ट पॉजिटिव होगी तो आपका जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट है, वो उसका क्या होगा, वहाँ पर जो एसआरपी वैल्यू होगी तो वो आपका मोस्ट रिड्यूस होगा। क्या होगा, ज़्यादा रिड्यूस होगा, और लेस क्या होगा, लेस आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा।
ठीक है, लीस्ट ऑक्सीडाइज। ये हमारी SRP वैल्यूज आप डिफरेंट लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, आप NCERT में देखोगे तो वहाँ पर टॉप टू बॉटम, वैसे पेज नंबर मेरे को साई को पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा पैशन रखें आप। अब उसके बाद एक नया टॉपिक हम रिलेट करने जा रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं EMF ऑफ सेल और गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये हमको डायरेक्टली ध्यान रखना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो डेल्टा G होता है वो आपका होता है -N/F और E सेल। ओके, आपको पता होगा डेल्टा G क्या है, यहाँ पर डेल्टा G है हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, हमेशा नेगेटिव होती है। अगर हमको रिएक्शन प्रोसीड करनी है तो डेल्टा H और डेल्टा G हमेशा और हमेशा थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि नेगेटिव ही आने चाहिए, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू आनी ज़रूरी होती है। एन क्या यहाँ पर, इसको तो पढ़ चुके हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एफ क्या यहाँ पर, फैराडेज कांस्टेंट, और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्स। ओके, और ये आपका पास क्या है, सेल पोटेंशियल, या फिर क्या बोलेंगे इसे, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी रिलेट करती है इन सभी टर्म्स के साथ करती है। वहीं पर अगर आपका स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है, तो यहाँ पर जो डेल्टा G नोट लगा देंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, -KF × E0 सेल। ओके, बस E0 के साथ इसको रिलेट कर देंगे। अगेन वही होगा, क्या होगा यहाँ पर आपका डेल्टा G क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर। किस पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि आपका E सेल नेगेटिव आता है या फिर पॉजिटिव आता है, बिल्कुल। तो आप खुद सोच के बताओ अगर, तो ये इसको पॉइंट ही बना लेते हैं, है ना। वैसे मेरे को आगे कंसिडर करने पड़ेंगे, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं, उसकी क्या क्या कंडीशन है, ये होगा, है ना। पहली चीज़, अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर डेल्टा G 0 आता है, या फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इसे डेल्टा G0, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा G0 स्टैंडर्ड पोजीशन पर आपका क्या आता है, लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर वो रिएक्शन विल बी feasible and cell will be spontaneous spontaneous का मतलब क्या होता है कि लगातार कार्य करता है, स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा डेल्टा G है ग्रेटर देन कितना आ जाए 0, या फिर डेल्टा G0 कितना आ जाए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन नॉन फीजिबल होगी। रिएक्शन क्या होगी, नॉन फीजिबल, मतलब रिएक्शन अपने आप नहीं कंसीडर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सेल क्या होगा, विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास अगर डेल्टा G इक्वल टू 0 आता है तो ये रिएक्शन आपकी कहाँ पे होती है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पर आता है। लेकिन एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, डेल्टा जी तो जीरो आ सकता है, लेकिन जो डेल्टा जी नोट होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। ओके, अब क्यों नहीं आ सकता इस चीज़ को हम आगे कंसिडर करेंगे, बट हाल फिलहाल आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सी रिएक्शन होगी या फिर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। इन्हीं सभी के साथ मैं ये भी बता सकता हूँ कि ई नोट सेल या फिर ई सेल आपका पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के एफ ई नॉट सेल। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इसकी, अगर देखो मेरे को ये टर्म नेगेटिव लेके आना है, अगर ये नेगेटिव लेके आना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पर ई नोट सेल या फिर ई सेल नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस फिजिबल नहीं होगी और सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, सेल आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। बिल्कुल, तो हमें दो ही कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करनी है। पहला, अगर आपके पास डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है, डेल्टा जी आपका क्या है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो ई सेल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, या ऐसे बोल सकता हूँ डेल्टा जी नेगेटिव होगा और ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव। तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विल बी फीजिबल। क्या होगी, फीजिबल होगी या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी आपकी। अगर आपका जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन कितना है, जीरो है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ई सेल होगा यहाँ पर, वो क्या होगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ई सेल नेगेटिव होगा तभी आपका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ई सेल क्या होगा, नेगेटिव। और इस वाली कंडीशन में रिएक्शन आपकी क्या होगी, विल बी नॉन फीजिबल। ओके, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपका डेल्टा जी जीरो होता है तो यहाँ पर जो ई सेल भी होगा वो कितना होगा, आपका जीरो होगा। और रिएक्शन कहाँ पे होगी, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पे होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी हमारी, किसके साथ, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। किसके साथ, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कि कोई होगा या फिर नहीं होगा। खैर, इस चीज़ को हम क्वेश्चन से और अधिक समझेंगे, बट लेकिन हाल फिलहाल आपको ये देखना है कि हमारा कोई अगर ई सेल पॉजिटिव आता है तो उसी वाली कंडीशन में ही हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अन्यथा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ रहा है तो ई सेल आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये हमारा मेन पॉइंट है किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने का, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। इसको कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, कुछ एक क्वेश्चन मिल जाए तो आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन मिल जाए तो। हाँ भाई, क्वेश्चन मिल चुका है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपके पास, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। Zn बोला यहाँ पर प्लस के 0.76 वोल्ट, Ag बोला यहाँ पर 0.8 वोल्ट और कॉपर बोला यहाँ पर 0.34 वोल्ट। ठीक है, आगे बोला इसने ऑप्शन दिए हैं कुछ, Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर, Ag कैन ऑक्सीडाइज जिंक एंड कॉपर। बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, Ag कैन रिड्यूस Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया इन्होंने, Zn कैन रिड्यूस
कैन रिड्यूस Ag प्लस एंड Cu2 प्लस, और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ट्राई करके देखो, एक बार हो जाए तो। कर लिया ट्राई? तो अगर आपने ट्राई किया है तो इसका राइट आंसर आना चाहिए ए। अगर ए नहीं आया तो कहीं आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हो, तो वो मिस्टेक क्या हो सकती हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं विच इज़ करेक्ट। मैंने बोला था अगर आपको ये नहीं बोला गया है और आपको ई नोट दे रखा है, ये नहीं बताया कि ये कैथोड की रिएक्शन या फिर एनोड की है, तो हमेशा और हमेशा वो कौन सी वैल्यू मानी आपको, SRP वैल्यू। मतलब ये सभी क्या हैं, आपकी स्टैंडर्ड रिडक्टेंस पोटेंशियल हैं जिंक, सिल्वर एंड कॉपर के। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन हो क्या सकता है, Ag कैन ऑक्सीडाइज। अगर Ag कैन ऑक्सीडाइज, जाहिर सी बात है अगर Ag किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, Ag किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। बताओ इटसेल्फ क्या होगा, ये इटसेल्फ क्या होगा बताओ, इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर ये इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो किस पे आएगा बताओ, जो रिड्यूस होता है वो किस पे आता है, कैथोड पर या फिर एनोड पर। वेरी गुड, किस पे आता है, कैथोड पर आता है। अगर ये कैथोड पे आ चुका है तो ये जिनको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है जिंक और कॉपर को। तो जिंक और कॉपर किस पे होंगे आपने बताओ, एनोड के ऊपर होंगे भाई। किसके ऊपर होंगे, एनोड के ऊपर। मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर, ई नोट सेल। अब जाहिर सी बात है अगर आपका ई नोट सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, अगर नहीं आता है तो आपका गलत हो जाएगा। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। बताओ ई नोट कैथोड, कैथोड पर कौन है आपका, कैथोड पर कौन है आपका, Ag। तो Ag की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.8, कितनी है 0.8, माइनस के देखो अगर मैं जिंक का लेता हूँ तो जिंक का कितना 0.76, कितना 0.76। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन दूसरे कैटेगरी में ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई इसने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन अपना कौन सा कॉपर, तो कॉपर को भी कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, देखते हैं। तो ई नोट सेल क्या बन जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। बताओ ई नोट कैथोड कितना है 0.8 और 0.34 किसका है, एनोड का, क्योंकि एनोड पर कौन है आपका, कॉपर भी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। मतलब ये ई सेल या फिर ई नोट सेल दोनों को पॉजिटिव दे रहा है। अगर ये ई सेल या फिर ई नोट सेल को पॉजिटिव दे रहा है तो यहाँ पर जो डेल्टा जी नोट रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव रहता है तो सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, विल बी फिजिबल या फिर सेल विल बी स्पॉन्टेनियस रहेगा, स्पॉन्टेनियस। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ए वाला। वैसे देखते हैं एक बार वेरीफाई करके कि आपके बी और सी भी हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। इनको भी शायद हम देख लें, शायद ऐसा भी हो जाए कि ए एंड बी दोनों हो जाए। तो देखो हमारे पास अब दूसरा ऑप्शन है Ag कैन रिड्यूस। Ag अब क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। बी वाले ऑप्शन में देख रहा हूं मैं। अगर Ag रिड्यूस कर रहा है तो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा, ये इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है इटसेल्फ वो किस पे होती है, एनोड पर। मतलब Ag किस पे है, अब एनोड पर है। अगर ये एनोड पर है तो जो आपके Zn2+ है और दूसरा किसको कर रहा है, Cu2+ को।
Cu2+, ये दोनों किस पे हो जाएंगे, कैथोड पर। किस पे हो जाएंगे, कैथोड पर। आपका जस्ट उल्टा हो चुका है। अब हम देखते हैं ई नोट सेल आपका पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन है आपका, जिंक, तो जिंक कितना है 0.76, माइनस के एनोड पर कौन है आपका 0.8 वोल्ट। बिल्कुल, क्या यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, हाँ बिल्कुल ये नेगेटिव आएगी। ओके, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव दे रहा है तो ई नोट सेल आपका नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा आपका। दूसरा भी देख लेते हैं, ई नोट सेल, ई नोट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन है आपका, आपकी बार 0.34 माइनस के 0.8 वोल्ट। अगेन ये वैल्यू क्या देगा, आपकी नेगेटिव देगा, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है पी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी डी ऑप्शन की थी, ए बोथ एंड बी, बी आपका रॉन्ग है तो आएगी आपका राइट आंसर होगा। जिंक कैन रिड्यूस, जिंक कैन रिड्यूस, अगर जिंक रिड्यूस कर रहा है, जिंक किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट तरीके काम होगा, खुद क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। जो ऑक्सीडाइज होता है वो किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो दोनों जो दूसरे हैं ये Ag+ और दूसरा Cu2+, ये किस पे होंगे, आपके कैथोड पे होंगे, कैथोड पे होंगे। तो ई नोट सेल कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ई नोट सेल क्या बन जाएगा यहाँ पर, ई नोट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन है, Ag+, Ag+ कितना है 0.8 माइनस के Cu2+, सॉरी एनोड पर कौन है आपके पास, जिंक है, तो 0.76। हाँ ये वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन दूसरा का भी तो देखते हैं हम। दूसरा अब हम किसको देखते हैं, कॉपर को। तो ई नोट सेल क्या बन जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू, अब की बार कौन है Ag+ की जगह अब दूसरा कौन हो जाएगा 0.34 कॉपर वाला माइनस के 0.76, जो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस सेल बन जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आपका, यही राइट आंसर होगा। दोनों तीनों गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो इस टाइप से आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन। वैसे हम इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पैशन रखना पड़ेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कराने के साथ में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो थोड़ा सी इसे कॉपी करो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो, आई होप दैट आपने पूरी तरीके से ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक कवर कर रहे हैं, इसको खुद अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से आपको सॉल्व करना है। जो आपका ये है क्वेश्चन है, ये कुछ कह रहा है आपसे, क्या कह रहा भाई, देखो बड़े ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा आपसे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। इसमें कुछ दिया गया है, ई नोट ऑफ Mg2+ चेंजेस टू Mg, ई नोट ऑफ Zn2+ चेंजेस टू Zn, और ई नोट ऑफ Fe2+ चेंजेस टू Fe। ओके, ये दिया गया माइनस के 0.44 वोल्ट, ये दिया गया है 0.76, ये दे रखा आपके लिए माइनस के 2.37 वोल्ट। इसमें बोला गया पहला ऑप्शन है Mg ऑक्सीडाइज, Mg ऑक्सीडाइज Fe को। बी है आपके पास ऑप्शन Zn ऑक्सीडाइज, Zn ऑक्सीडाइज Fe। उसके बाद है Zn रिड्यूस, Zn रिड्यूस Mg+K2, और डी ऑप्शन है अपने पास Zn रिड्यूसेस Fe+K2, Fe+K2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो अपना लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर उसी पैटर्न पर ये आपका क्वेश्चन है। बड़ा आसान, सिंपल, साधारण और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ज़रा आप सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब हम ट्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन को उठाओ डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो आपके लिए ये वैल्यूज़ दे रखी हैं सभी क्या आपकी ये SRP है ना, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तीनों में देखो डिक्रीज़ हो रहा है ना। और डिक्रीज़ के लिए हम कौन सी वैल्यूज़ लेते हैं यहाँ पर, SRP वैल्यूज़ हमें गिवन कर रखी हैं।
अब पहले ऑप्शन में बोला गया है Mg क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है Fe को, ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe को। अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब इटसेल्फ क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। क्या होगा, इटसेल्फ रिड्यूस होगा। ये कौन, Mg होगा ना। अगर ये इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो कहाँ पर होगा बताओ, ये कैथोड पर। किस पे होगा, कैथोड पर। दूसरा, अगर ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो जो आपका Zn है सॉरी Fe है आपका, क्योंकि Fe को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। Fe कहाँ पर होगा आपका, एनोड पर होगा। कहाँ पे होगा, एनोड पर होगा। ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड पर कौन है आपका, Mg। कौन है, Mg। तो Mg को देखो, Mg का कितना दे रखा है SRP, माइनस के 2.37, माइनस के 2.37 वोल्ट, माइनस के आपका कितना ये है इसका Fe का कितना भाई, Fe का दे रखा माइनस के 0.44, माइनस के 0.44 वोल्ट। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे ई नॉट सेल को, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी आपकी, नेगेटिव। मतलब ये आपका सेल स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब ये आपका रॉन्ग आंसर है। कौन सा, रॉन्ग आंसर है पहला वाला। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या कर रहा है, Zn ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, Zn ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको, Fe को। अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है खुद, क्या होगा, ये इटसेल्फ रिड्यूस होगा। ये इटसेल्फ रिड्यूस होगा। अगर इटसेल्फ रिड्यूस होगा तो किस पोजीशन पर होगा, कैथोड पर। किस पे होगा, कैथोड पर होगा। और Fe कहाँ पर होगा, एनोड पर। कहाँ पे होगा, एनोड पर होगा ना, बिल्कुल। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर, ई नॉट सेल। क्या कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैथोड का कितना आपका, किसकी बात कर रहे हैं हम, जिंक की। जिंक का कितना, माइनस के 0.76, माइनस के कितना बन जाएगा बताओ, माइनस के Fe का कितना है, सॉरी किसको, Fe का देख रहे हैं हम। Fe का कितना, माइनस के 0.44 वोल्ट। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ई नॉट सेल की, वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये भी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट अपने किस पर, थर्ड वाले ऑप्शन पर, सी पर। सी और देखते हैं, आई थिंक सी ही सही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं अपने। Zn ऑक्सीडाइज कर रहा है, सी ऑप्शन है, रिड्यूस, सॉरी Zn रिड्यूस कर रहा है। अगर Zn रिड्यूस कर रहा है तो इटसेल्फ क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और किस पे होगा, ये एनोड पर होगा। किस पे होगा, एनोड पर होगा। अगर ये एनोड पर होगा तो Mg+K2, Mg+K2 कहाँ पे होगा बताओ, ये आपका कैथोड पर होगा। ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है आपका, Mg कितना है, माइनस के 2.37 वोल्ट, माइनस के आपका कितना, Zn का कितना है यहाँ पर, माइनस के 0.76। अगर आप इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू भी नेगेटिव देगा, मतलब ये भी आपका रॉन्ग है। डी ऑप्शन और ट्राई कर देते हैं, और आई होप डी ही आपका सही होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे रॉन्ग आए हैं, तो डी आपका सही होना चाहिए। डी ऑप्शन में बोला गया है Zn आपका रिड्यूस करता है। Zn क्या करता है, रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है भाई, Fe+K2 को। Fe+K2 को। तो Zn क्या हो जाएगा यहाँ पर, खुद ऑक्सीडाइज होगा। Zn खुद ऑक्सीडाइज होगा, और ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो किस पर होगा, एनोड पर। जबकि ये किस पर होगा, कैथोड पर। किस पे होगा, कैथोड पर। ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस के ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट कैथोड, कैथोड पर कौन है आपका, Fe+K2। Fe+K2 कहाँ पर, यहाँ पर माइनस के 0.44 वोल्ट, माइनस के ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पर कौन है आपका, एनोड पर है आपका जिंक। जिंक का कितना यहाँ पर, माइनस के 0.76 वोल्ट, है ना। इसे आप माइनस के 0.44 प्लस के 0.76, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये सेल कैसा होगा आपका, स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन सही बोल रही है, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं। ये आपका राइट होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको पता चल गया होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नहीं बोल रहा। ये एक क्वेश्चन था। अब हम एक नए टॉपिक के अंदर इंटर कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन होता क्या है, ये हमारा एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अर्नेस्ट नस्ट ने ये इक्वेशन दी थी, तो किसके लिए थी देखो,
अगर मैं यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में क्या हो जाए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना दे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दे दोनों डायरेक्शंस में, रिएक्टेंट की साइड भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। जैसे मान के चलो मैं लेता हूँ यहाँ पर ए की पावर ए, या फिर कुछ ऐसे लेते हैं एक्स ए प्लस के वाई बी, एक्स बी वाई बी प्लस के, और ये बन गया आपका सी, और इसको मान लेते हैं हम ए प्लस के बी आपका डी। ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए, या फिर इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगी, क्योंकि पैरेलल हम नहीं लेते हैं, पैरेलल सिमिलर हम नहीं लेते हैं, हम कुछ इस टाइप से लेते हैं, कुछ इस टाइप से, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब छोटे अल्फ़ाबेट हैं तो गलती से उसको बी भी बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे, तो हम थोड़ा सा नया करते हैं। N1A प्लस के N2B रिएक्शन गिव्स N3C प्लस के N4D। ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, एक इक्वेशन थी जिसका नाम था हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या थी आपकी, जो आपका डेल्टा जी होता है वो इक्वल होता है डेल्टा जी नोट के, मतलब जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो स्टैंडर्ड चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी प्लस के RT/ln क्यू होता है, RT/ln क्यू। ln आप समझते हैं लॉग, नेचुरल लॉग होता है, जहाँ पे आपका क्यू जो वाला ये क्यू है ये होता है आपका रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, क्यू बोलते हैं इसे। और क्यू हम आप जानते हैं क्यू कैसे रिटर्न किया जाता है किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, किसके लिए, किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे लिखा जाता है, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम 11th क्लास में सीख के आए हैं। क्यू हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, C और D है, बिल्कुल है ना। अब इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इनकी पावर मतलब N3 यहाँ पे, N4 इसके ऊपर लगा दिया, अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, A और B, एंड पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 एंड N2। तो ये क्या बन गया आपका, रिएक्शन कोशेंट बन गया। क्या बन गया, रिएक्शन कोशेंट बन गया, इसके लिए बन गया ना। थोड़ा सा और ज़्यादा इलोबरेट करते हैं इस गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन को। आगे कहता है, हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि जब डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस के NFE सेल होता है, नहीं होता है ना, इज इक्वल टू डेल्टा जी क्या होता है, माइनस के NFE0 ऑफ सेल होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RT/ln क्यू होता है ना। और थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे इसे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस के आपका RT/ln क्यू अपॉन के NF। ये बन गया। ये हमारे पास इक्वेशन आई है, ये हमारे पास क्या, ये एक इक्वेशन आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये नस्ट इक्वेशन वैसे तो हमारे काम नहीं आएगी, हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और फेराडेज कांस्टेंट और आपका जो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट मानते हुए अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तब हमारा क्या बनेगा ये देखते हैं हम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln क्यू को हटाएंगे तो कैसे बनेगा, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस के 2.303 इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, N इंटू F, और यहाँ पर लॉग
कॉमन लॉग पे बेस पे 10 के बेस पर लिख देंगे log 10 क्यू, बन गया ना। उसके बाद आगे ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 2.303 इंटू आर कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या होती है, टेम्परेचर हम मान के चलते हैं 298 केल्विन जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, अपॉन के n इंटू 96500, ओके। और लास्ट में क्या लगा देंगे log Q, ओके। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो हमारी निकल के आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। इन सभी वैल्यूज़ को निकालने के बाद में 0.0591 अपॉन के n इंटू log 10 बेस Q। ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, नस्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। और जो हमारी ये इक्वेशन है, अब ये जब हमने निकाली थी तो ये किन कंडीशन पर थी, ये हमारी किन कंडीशन पर थी, जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर पर हम 298 केल्विन ये बोले तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और आपका फेराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500 कूलम्स। इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट मानने के बाद में जो इक्वेशन डेराइव होती है हमारी वो क्या कहलाती है, हमारी नस्ट इक्वेशन कहलाती है। तो नस्ट इक्वेशन क्या बन गई आपकी, नस्ट इक्वेशन बन गई, नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन के n log 10 बेस Q। ये आपकी कहलाती है आपकी नस्ट इक्वेशन। क्या कहलाती है, नस्ट इक्वेशन कहलाती है। तो इस टाइप से हमारा नस्ट इक्वेशन होता है। अब हम इस नस्ट इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस। इसको कॉपी करिए आप, कर लिया कॉपी आपने, आई होप कर लिया होगा, कर लिया, चलो ठीक है, कर लिया होगा। अब हम देखते हैं हाउ टू यूज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करते हैं हम, अब हम इस पॉइंट को कवर करते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। वैसे डायरेक्टली कुछ लोगों को पढ़ने में और कुछ लोगों को पढ़ाने में इस रूल को बड़ी दिक्कत होती है, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, लेकिन कोई भी लिखी हुई चीज़ हमें लॉन्ग टाइम तक तभी रिमेंबर रहती है जब हम उसको एक बार पेन डाउन कर लेते हैं, उसको सही तरीके से कॉपी कर लेते हैं, तभी कोई चीज़ हमारे लिए बिल्कुल एकदम राइट रहती है। तो अब देखो हमारे पास हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज़ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं हम वो देखते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम एक राइट स्टेप के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करते हैं, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हमें क्या लिखनी है, एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, किसकी लिखनी है, गैल्वेनिक सेल की। कोई भी आपके पास गैल्वेनिक सेल है, फॉर ए गैल्वेनिक सेल, कोई भी हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, जैसे हम एज्यूम करते हैं कि मान के चलो हमारे पास ZnS सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Cu2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Cu सॉलिड, हमारे पास ये है। अब देखो जो आपका सॉलिड होता है,
क्या होता है, सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, उनके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो यूज़ नहीं कर सकते। हम एक्वस, जहाँ पे एक्वस लिखा होता है ब्रैकेट में, उसकी क्या होती है, कुछ मोलरिटी होती है। मान के चलो इसकी मोलरिटी है कुछ C1 मोलर और इस Cu2+ की है C2 मोलर। हमने मान के चल लिया, ये मान के चल लिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इसका नेट सेल रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। बताओ इधर की साइड, एनोड की साइड कौन सी रिएक्शन है आपकी, हाँ एनोड की साइड Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, Zn2+ में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, और एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये एक बस है। उसके बाद कैथोड की रिएक्शन Cu2+ एक्वस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ से और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड। ये किसकी रिएक्शन है आपकी, कैथोड की। किसकी है, कैथोड की। अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने जाऊँ तो कितने बताओ, दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गया ना। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर Zn लिखूँ, नेट सेल क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस के Cu2+ एक्वस। उसके बाद रिएक्शन गिव्स Zn2+ एक्वस, रिएक्शन गिव प्लस के Cu सॉलिड। ये हमारे पास क्या बनेगी, नेट सेल रिएक्शन बनेगी। क्या बनेगी, नेट सेल रिएक्शन बनेगी। जबकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C1 मोलर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2 मोलर, है ना, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या लिखते हैं हम, कुछ इसके लिए लिखेंगे हम, अगर आपका ई सेल है तो ई सेल लिखेंगे, और ई नोट सेल हम लिखेंगे ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। वो कैसे, स्टेप नंबर 2 में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट, ये तो मैंने बार बार कैलकुलेट करना सिखाया है, ई नोट सेल। और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। बताओ यहाँ पे कैथोड पे कौन है, ये वाला, और एनोड पे कौन है, जिंक है आपका। ठीक है, तो हम एनोड और जिंक का यहाँ पे माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, ई नोट सेल निकाल सकते हैं। निकाल लिया। उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में मेरे को निकालना है यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट। क्या निकालना है, रिएक्शन कोशेंट। कैलकुलेट रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के लिए मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट लिखूंगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू कैसे लिखूंगा, बताओ क्यू कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपका कितना है, Zn2+ की पावर क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, इनटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu। उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिएक्शन कोशेंट आ चुका है। क्या आ चुका है, रिएक्शन कोशेंट आ चुका है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम किसी भी प्योर लिक्विड के लिए, प्योर सॉलिड हो आपका जिसके ब्रैकेट में S लिखा हो, और आपका प्योर लिक्विड हो जिसके ब्रैकेट में क्या लिखा हो, L लिखा हो, इन दोनों के लिए जो Q की वैल्यू लेके चलते हैं 1, इसको क्या लेके चलते हैं, 1 यूनिटी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, यूनिटी मान के चलते हैं। जबकि हमारे पास जो गैसियस सबस्टांस होते हैं, गैसियस सबस्टांस होते हैं, उनके साथ हम प्रेशर से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, प्रेशर से। अब वो प्रेशर एटीएम में भी दे जा सकता है, या फिर किसमें, बार में भी दे सकते हैं, पास्कल में दे सकता है। वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है उसके पीछे। ओके, ये हो गया आपके पास 3 स्टेप। 3 स्टेप के बाद यहाँ पर मैं चौथा स्टेप अप्लाई करूँगा नस्ट इक्वेशन के लिए। देखो, उसके बाद स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे इसको मैं, अगर मैंने इसको 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन कोशेंट बनेगा वो क्या बनेगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, बनेगा नहीं बनेगा। अब ये कितना बन गया C1/C2, ओके, C1/C2, क्योंकि Zn+ की कितनी थी C1 थी और इसकी कितनी थी आपकी C2 मोलर थी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं, फाइनली अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 के एन कितना है यहाँ पे 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इनटू के लॉग क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी C1/C2। ये हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं हम, इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा कॉपी करो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो हम सेकंड एग्जांपल और कंसिडर करते हैं, एक गैसेस से रिलेटेड। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, ठीक है। हमारे पास एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा, मान के चलो कुछ एज्यूम करते हैं PT, H2 गैस चेंजेस टू H+ एक्वस, सॉल्ट ब्रिज Ag+ एक्वस चेंजेस टू Ag सॉलिड, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ C1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ C2 मोलर, और इसका ये गैसियस है तो इसका कुछ प्रेशर है P atm, ओके। ये हमारे पास है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे। वैसे अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ी नहीं है आपको। जब क्वेश्चंस करने हैं तो डायरेक्टली क्या करना है आपको, स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। क्या करना है, फॉलो करना है। तो यहाँ पर एनोड की रिएक्शन क्या है आपकी, एनोड की रिएक्शन है H2 गैस चेंजेस किस में हो रहा है, H+ के अंदर एक्वस, साथ में एक इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, हाँ 2 लगा दें, यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर, ये किसकी रिएक्शन होगी, आपकी एनोड की रिएक्शन होगी। अगर मैं कैथोड की रिएक्शन लिखने जाऊँ यहाँ पर, तो कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी बताओ, कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी, कैथोड की रिएक्शन बनेगी आपके पास Ag+ एक्वस प्लस के एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर Ag सॉलिड बना जाएगा। इसके लिए मेरे को ये कंप्लीट रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी हमारे नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी आपके पास, H2 गैस प्लस के 2Ag एक्वस, ठीक है, 2Ag+ एक्वस। उसके बाद क्या बनेगा, रिएक्शन गिव्स 2H+ एक्वस प्लस के क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर 2Ag बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है मेरे को, ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल में कैसे कैलकुलेट करूँगा, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ई नॉट सेल यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पर कौन है आपका Ag, तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ Ag माइनस के ई नॉट ऑफ H+, ठीक है, H2। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डाटा दिया गया होगा किसी भी क्वेश्चन में। अब हम क्वेश्चन की तरफ ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है मेरे को, यहाँ पर रिएक्शन कोसेंट निकालना है। रिएक्शन कोसेंट कैसे निकालेंगे, रिएक्शन कोसेंट निकालेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है यहाँ पर, ये रहा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ की पावर कितनी बना देंगे यहाँ पर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका 2। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर Ag, ये Ag तो क्या आपका सॉलिड है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे। इसका प्रेशर कितना P atm, इसका कितना यहाँ पर C2 मोलर, और इसका कितना यहाँ पर C1 मोलर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम किसको, इससे। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 इंटू के क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ की पावर कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना है यहाँ पर C1 मोलर, C1 का स्क्वायर डिवाइड प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 कितना है P atm, कितना है P atm, P इंटू उसके बाद इसका C2 की पावर कितना 2। क्या इनको यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, C1 अपॉन के C2 की पावर
होल ये और इनटू के 1 अपॉन के पी। ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिएक्शन कोसेंट आ चुका है। क्या आ चुका है, रिएक्शन कोसेंट आ चुका है। हम अपनी क्या अप्लाई करेंगे, हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं, 2, कितने हैं 2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा इनटू लॉग C1 अपॉन के C2 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन के P। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन बन जाएगा। बन गया ना। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल। अब हम इसको कॉपी कीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, इधर की साइड कंप्लीट इसे कॉपी करिए। आपको पता चल गया होगा कैसे आपको अप्लाई करना नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। वैसे आप बुक के अंदर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन लेके आऊँगा, कुछ वेरिएशन लेके आऊँगा क्वेश्चन के अंदर, कैसे आपको लॉग के यूज़ करना है, क्योंकि अभी तक हमने लॉग को इतने डेप्थ के साथ यूज़ नहीं किया। वैसे केमिकल काइनेटिक्स में हम इस चीज़ को डील कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी हमें लॉग का बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कॉपी नाउ। देखिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन से आपको आई थिंक पूरी तरीके से, पूरी जिसे कहते हैं पूरी तरीके से आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे हम नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और कैसे हम ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन के लॉग क्यू को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डू नॉट वेस्ट अवर टाइम फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। हमें यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल निकालना, ई सेल निकालना मेरे को। ठीक है, ये अपने पास एक रिएक्शन है। तो पहले स्टेप में क्या करता हूँ मैं, पहले स्टेप में मैं नेट सेल रिएक्शन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, नेट सेल रिएक्शन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखेंगे यहाँ पर। तो Ni ये एनोड की रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है, तो Ni कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर Ni सॉलिड चेंज हो रहा है कहाँ पे बताओ, Ni प्लस के 2 में एक्वस, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे ना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर कैथोड की रिएक्शन लिखने जाऊँ तो कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा भाई, जो आपका Au प्लस के 3 एक्वस है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ से और क्या बना देगा, Au सॉलिड बना देगा, बन जाएंगे ना। उसके बाद नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरे को पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं अपर रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, लोअर रिएक्शन को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, 6। कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। एन की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पर जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 3Ni सॉलिड प्लस के 2Au प्लस के 3 एक्वस, रिएक्शन गिव्स 3Ni प्लस के 2 एक्वस प्लस के Au सॉलिड, और वो भी कितना, 2Au। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ई नोट सेल। क्या लिखेंगे, ई नोट सेल। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 आ गए। उसके बाद ई नोट सेल लिखेंगे। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या बनता है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। वेरी गुड। अब ये मेरे को बताना है कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं तो सिंपल आपको पता चल रहा होगा कि ये एनोड की रिएक्शन है, मतलब निकिल आपका किधर की साइड है, एनोड की साइड है, और कैथोड की साइड कौन है आपका, गोल्ड। तो गोल्ड का ये, अब ये देखो दोनों क्या है आपकी SRP वैल्यूज है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपको दे रखा। अगर ये SOP होती तब इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, SRP में। तो यहाँ पर ये SOP वैल्यू है गोल्ड की, और ये SRP वैल्यू, और ये SRP वैल्यू है निकिल की। निकिल और गोल्ड की दोनों SRP वैल्यूज हैं। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे ई नोट कैथोड निकालना। ई नोट कैथोड पर कौन है आपका, कैथोड पर है आपका भाई Au है, तो 1.5 बन जाएगा यहाँ पर 1.5 वोल्ट, माइनस के एनोड पे कौन है आपका, ये वाला, तो यहाँ पर माइनस के 0.25 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ई नोट सेल कितना आ जाएगा, ई नोट सेल मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1.5 टू 1.75 वोल्ट क्या आ चुका है, ई नोट सेल आ चुका है।
उसके बाद क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। क्या यहाँ पर इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख सकता हूँ मैं, इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे बताओ, रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni प्लस के 2 की पावर कितना 3 अपॉन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Au प्लस के 3 की पावर कितनी 2 लगा दिया मैंने यहाँ पर। लगाने के बाद में आपको ये भी पता होगा कि ये सॉलिड है आपके, ये सॉलिड, तो इनके लिए मैं क्यों कितना मान के चलता हूँ 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो इनका हम कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इनका कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्यों कितना आ जाएगा बताओ, क्यों आएगा, Ni प्लस के 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखो यहाँ पे Ni प्लस के 2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर कितनी है, 0.1 मोलर की पावर कितना लगा दिया मैंने 2, कितना लगा दिया सॉरी 3, कितना लगेगा 3 लगा दिया। 3 लगाने के बाद में आगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Au की कितनी है यहाँ पर 1 की पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, बन गई नहीं बन गई, बन गई ना। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन के n log ऑफ 0.1 की पावर क्यूब अपॉन के 1 की पावर 2 हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर ई नॉट सेल मेरे को पता है, ई नॉट सेल कितना निकल के आया था 1.75 आया था ना, माइनस के 0.0591 अपॉन के n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने एक्सचेंज है 6 log ऑफ ये नीचे वाली तो 1 की पावर 2 1 ही आएगा, बात है 0.1 की पावर 3, तो यहाँ पर 0.1 की पावर 3 कितना बन जाएगा 0.1 1 2 3 0। यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 10 पावर माइनस के 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल हाँ वेरी गुड। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 पावर माइनस के 3 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने log ऑफ 10 पावर माइनस के 3। log को आगे ले जाएंगे हम, पावर को आगे ले जाएंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1.75 माइनस के 0.0591 अपॉन के 6, पावर आगे आ जाएगी तो माइनस के 3 और log 10 कितना होता है 1 होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 1 2 टाइम चला जाएगा। यहाँ पर ई सेल कितना आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1.75 और प्लस के आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.0591 अपॉन के 2 ओके। तो यहाँ पर ई सेल हमारा आ जाएगा फाइनली 1.75 प्लस के 2 0 0 2 2 जा 4 1929 उसके बाद 15 इतना है ना। इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो ई सेल कितना आएगा यहाँ पे, ई सेल आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1.77 वोल्ट के अप्रोक्स आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ई सेल हमारे पास आया है किसका, इस वाले का, बिल्कुल। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से, तो सेकंड वाला भी आप कॉपी कीजिए। सेकंड वाला यहाँ पे एक बार ट्राई कीजिए, सेकंड वाला कैसे होगा ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बार ट्राई कीजिए थोड़ा सा। आई होप आपने ये कर लिया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बड़े ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास दूसरा वही चीज़ कैलकुलेट करनी है, बस इस बार हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल यहाँ पर चेंज हो चुका है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बाकी आपकी सेम वही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, जो ये तीनों क्वेश्चन आपके मैंने लिए लिखाए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम लॉग का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास देखो यहाँ पे कैलकुलेट सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मतलब ई सेल मेरे को कैलकुलेट करना है। ई सेल
चाहे वो ईएमएफ ऑफ सेल बोल दें या फिर सेल पोटेंशियल बोल दें या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल दें, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, तीनों एक ही चीज़ होती हैं। किस तरीके से वो पूछता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो ये आपकी सेल है, ये आपकी सेल है। अगर मैं इस सेल को रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो एनोड साइड कौन है आपका, जिंक है, और कैथोड साइड कौन है आपका, कौन है, सिल्वर है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखूँ एनोड की, किसकी लिखता हूँ, एनोड की। एनोड पर कौन है आपका Zn2+, कौन है, Zn2+। तो Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2+ एक्वस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी, कैथोड की रिएक्शन क्या बनेगी, Ag+ एक्वस, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, उसके बाद क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा। बन गया ना। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने के लिए मेरे को इस रिएक्शन को कंप्लीट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ चुके हैं यहाँ पर, 2 आ चुके हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारी जो नेट सेल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ZnS सॉलिड प्लस के 2Ag+ एक्वस, रिएक्शन यूज Zn2+ एक्वस प्लस के आपका क्या बनेगा यहाँ पर 2Ag सॉलिड। ओके। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पर रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखता हूँ तो क्यों क्या बनेगा आपके पास, क्यों आपके पास बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ की पावर कितनी लगा देंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, अपॉन के क्या लगा देंगे, अपॉन के आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका भी नहीं लेंगे सॉलिड का, इसका सॉलिड का भी नहीं लेंगे, इसका ले लिया। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ की पावर कितना बन जाएगा, 2। बिल्कुल। यहाँ पर क्यों कितना आ जाएगा फाइनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कितनी दे रखी है यहाँ पे फोकस कीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ कहाँ पे है, ये रही 0.01 मोलर। कितना दे रखा है, 0.01 मोलर। अपॉन के क्या बन जाएगा, अपॉन के आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना है 1.25 की पावर कितना 2। ये हमारे पास क्यों निकल के आ चुका है। क्या यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए मैं E0 सेल निकाल सकता हूँ। E0 सेल क्या बनेगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस के E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ एनोड निकालेंगे तो E0 सेल क्या बन जाएगा, यहाँ पर E0 सेल बन जाएगा आपके लिए यहाँ पर कुछ कितना, एनोड पर कौन है, एनोड पर जिंक है, तो जिंक का कितना है यहाँ पर माइनस के 0.76, माइनस के 0.76, सॉरी एनोड नहीं कैथोड वाला, E0 ऑफ कैथोड। कैथोड पे कौन है आपका Ag कौन है यहाँ पर 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, तो माइनस के 0.76 वोल्ट। यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो E0 सेल कितना हमारे पास निकल जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ चुका है, E0 सेल आ चुका है। अब हम क्या अप्लाई करना चाहते हैं, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन के n की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे, n की वैल्यू पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला को, log ऑफ क्या बनाएंगे हम q, है ना, q बना लिया मैंने। उसके बाद E सेल मेरे को निकालना है, यहाँ पे E सेल निकालेंगे, E0 सेल कितना 1.56 माइनस के 0.0591 अपॉन के n की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, log ऑफ 0.01 की अपॉन के 1.2 की पावर, और ये 2 हो गया ना। अब देखो थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इस चीज़ को। E सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन के 2 log 0.01 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बताओ, 0.1 इंटू 0.2 1 कितना बनता है, यही वैल्यू आती है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे हम, ये बोल देंगे 0.1 की पावर 2 अपॉन के 1.2 की पावर 2। बिल्कुल, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों के ऊपर ही हम सेम पावर लगा देंगे, दोनों के ऊपर कॉमन लगा देंगे। तो हमारे पास आगे क्या बनेगा, हमारे पास आगे इसे करते हैं तो E सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, E सेल इज इक्वल टू बन जाएगा 1.56 माइनस 0.0591 अपॉन के n की वैल्यू 2 log ऑफ 0.1 अपॉन के 1.25 की पावर कितनी 2 लगा दिया। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, पावर जैसे ही आगे आ जाएगी तो यहाँ पे E सेल क्या बन जाएगा 1.56
माइनस 0.0591 अपॉन के 2, पावर आगे आ जाएगी तो इंटू के 2 हो जाएगा यहाँ पे, log ऑफ 1 0.1 अपॉन के 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ये कितना बन जाएगा 10/125, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ई सेल क्या बन जाएगा, ई सेल 1.56 माइनस 0.0591 और यहाँ पे log 10 माइनस के log 125 कर सकते हैं इसको, log 25। अब इसको हमें कैलकुलेट करना थोड़ा सा इधर की साइड, 1.56 माइनस 0.0591 और log 1 कितना होता है 1, log 10 कितना होता है 1 माइनस के इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। पावर अगेन क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 की पावर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा। log 5 होता है 0.699 अप्रोक्सीमेटली 0.7 के, कितना होता है 0.7 के इक्वल होता है। तो ई सेल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.56 माइनस 0.0591, 1 माइनस के 7 3 21 तो यहाँ पे 2.1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.56 माइनस 0.0591, 1 माइनस के 1.1 आ जाएगा 1.1। उसके बाद ई सेल इज इक्वल टू 1.56 माइनस के देखो माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों। जैसे ये प्लस होंगे यहाँ पे तो देखिए कैसे होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं कैलकुलेट करके एक बार। हाँ कहाँ पे करें, इधर की साइड ही कर लेते हैं इधर, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेट करना है 0.0591 इंटू 1.1, 11 उसके बाद 1199 और 0 100, ओके 100 हो गया। 100 के बाद यहाँ पे 0, 11 5 जा 55 और 10 65 6 और यहाँ पे ये तो इतना ही आएगा। तो पॉइंट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0.06501 0.06501। तो ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ई सेल कितना आएगा यहाँ पे देखते हैं एक बार, कैलकुलेट से हेल्प से कर लेते हैं। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 1.62 वोल्ट के अप्रोक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लॉग का बेसिकली कैसे लॉग कैलकुलेट होता है ये आपको शायद पता चल गया होगा। बेसिकली गलतियां कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे गलतियां करते हैं। लॉग इतने सुलझेगा नहीं, मतलब ये वैल्यू सुलझनी जरूरी है। आप ऐसे नहीं करें कि भाई यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है इसके साथ रिलेट कर दें, इतने तक ही कंप्लीट सॉल्व ना हो, इसके साथ छेड़खानी ना करें, इसको इसके साथ रिलेट ना करें, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। खुद एक बार ट्राई कीजिए, थर्ड क्वेश्चन आपके पास हो जाए तो आपने देख लिया होगा ट्राई करके। अब हम देखते हैं कि आपने सही किया या फिर गलत किया है। थर्ड क्वेश्चन मेरे अनुसार आपने गलत किया होगा। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नहीं पता है तो जाहिर सी बात आपको बैलेंस करने में ही दिक्कत खड़ी हो गई होंगी, क्योंकि बैलेंस करना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों से मैंने सिखाया था रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। और आई होप आप लोगों अगर आपने कर लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन जो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें हवा में बातें होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है और लेवल ऑफ क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है आपका ये।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, एनोड की रिएक्शन ये वाली दे रखी है और कैथोड की रिएक्शन ये वाली दे रखी है ना। जो H+ दे रखा है ये आपको पता होगा, जब आपका परमैंगनेट आयन जिसको हम MnO4- बोलते हैं, ये Mn+ के 2 में जाता है, जहाँ पे एन फैक्टर कितना होता है 5 होता है इन एसिडिक मीडियम में। ये H+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि एक प्रोडक्ट में या फिर रिएक्टेंट में इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन नेट सेल रिएक्शन के दौरान इसका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ दे रखी है। भले को थोड़ी नहीं दे रखी है कि भाई 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इसकी। एग्जाम में इतना पागल थोड़ी नहीं होता कि भाई बेवजह उन चीज़ों को यहाँ पे टांग दे, नहीं है ना। कई बार टांग भी देता है उलझाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो यूज होगा। लेकिन कैलकुलेट करके देखते हैं कि सही आता है या फिर गलत आता है। ओके, तो देखिए कैलकुलेट सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना मेरे को। एनोड की रिएक्शन भैया, एनोड की रिएक्शन यहाँ पे कौन सी वाली है, ये वाली। H2 गैस कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, H2 गैस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर भैया, H+ के अंदर, H+ एक्वस के अंदर चेंज हो रहा है। हो रहा है नहीं, हो रहा है बिल्कुल। प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, निकल गया ना। यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ये आपकी एनोड की रिएक्शन होगी। कैथोड की रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे MnO4- एक्वस किसके अंदर चेंज हो रहा है भैया, किसके अंदर चेंज हो रहा है, Mn+2 के अंदर चेंज हो रहा है, और वो भी एक्वस। हो रहा नहीं हो रहा है। अब आप जानते हैं +7 से +2 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा बताओ, +5 इलेक्ट्रॉन का होगा नहीं होगा। अब ये तो देख लीजिए एक बार की रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि इधर की साइड मेरे को ऑक्सीजन का पता नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से देखा था और मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे Mn1 है, यहाँ पर भी Mn1 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज बैलेंस आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो आपकी रिएक्शन अनबैलेंस है। तो देखिए बड़े ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4, कितने हैं 4। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आपको दिख रहे हैं, नहीं देख रहे, तो रिएक्टेंट के ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम H2O से। किससे बैलेंस करते हैं, H2O से बैलेंस करते हैं। और H2 को बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे किससे, H+ से। 4 दूनी 8, 8 क्या लगा देंगे मैं यहाँ पे, H+, क्या लगा दूंगा, H+ लगा दिया, 8H+ लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है, देखते हैं बड़े ध्यान से, देखते हैं। तो देखते हैं भाई बैलेंस है या फिर नहीं है रिएक्शन। -1 चार्ज इसके ऊपर है, -5 इसके ऊपर है, और +8 इसके ऊपर है, इज इक्वल टू चार्ज है आपका +2। इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर -6 +8 +2 बचता है, +2 इज इक्वल टू +2, मतलब रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ना बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या निकालने मेरे को, नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या निकालने, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालने। बड़े ध्यान से देखना, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। डेफिशिएंसी साइड उसका हम मल्टीपल कर देते हैं हम। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 का। यहाँ पे कितने का है, 5 का। तो ऊपर वाली रिएक्शन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ बताओ, 5 से। और नीचे वाली रिएक्शन को किसने मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, 2 से। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, 5 to 10, कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ जाएंगे यहाँ पे। आ गए ना। मेरे पास नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, बड़े ध्यान से देखना नेट सेल रिएक्शन को। H2 गैस प्लस के, H2 गैस में भी कितना, 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, प्लस के आपका 2MnO4- एक्वस। उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही सके हैं। आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे हमारे पास H+ है, कितना है, H+ है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये कितना बन जाएगा, 16H+ एक्वस बन गया। उसके बाद रिएक्शन गिव्स हमें क्या देगा, रिएक्शन गिव्स हमें देगा 2, 5, 10 H+ यहाँ पे दे दिए एक्वस, प्लस के यहाँ पे देखो 2Mn+2 दे दिया एक्वस, प्लस के आपका क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8H2O दे दिया। ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है। क्या है, नेट सेल रिएक्शन। अब ये देखो, बताओ, ये आपका गैस है, इसका क्या दे रखा था यहाँ पे, गैस का H2 का कितना दे रखा था, प्रेशर 1 atm। कितना दे रखा था, 1 atm।
दे रखा था ना। सेकंड चीज H प्लस का कितना दे रखा, 10⁻³ कितना दे रखा था, 10⁻³ दे रखा था, है ना। और ज़्यादा इलोबरेट कर सकते हैं इस रिएक्शन को, देखो H प्लस 2 बार यहाँ पे आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा फाइनल कर लेते हैं हम। तो हम फाइनल कैसे करेंगे, 5H2 गैस प्लस के 2MnO4 माइनस एक्वस। अब देखो यहाँ पर जो आपका 16H प्लस है, ये 10H प्लस है, ये भी 10H प्लस है, और ये कितने आपके 16H प्लस है। हेलो, मैं समझा रहा हूँ, आप सो रहे हो। तो यहाँ पर कितना है, 16H प्लस है, यहाँ पे कितना है, 10H प्लस है। दोनों इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बच जाएगा, 6H प्लस बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, 6H प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया ना, बिल्कुल। यहाँ पे जैसे 6H प्लस हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिली मिस्टेक भी हो गई ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एड टू 16 हो गया, और यहाँ पे ऊपर की साइड एट H प्लस 5 to 10, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6H प्लस हो गया, यहाँ पे 6H प्लस है। रिएक्शन की यूज क्या बन जाएगा, 2Mn प्लस के 2 एक्वस प्लस के एट H2O लिक्विड। भाई लिक्विड के लिए हम तो क्यों कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के लिए हम करते ही नहीं है। उसके बाद गैस का प्रेशर दे रखा है इसने 1 atm, कितना दे रखा है, 1 atm। 2MnO4, MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इसने 0.1 मोलर, 0.1 मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। H प्लस की इसने दे रखी है यहाँ पर 10⁻³ मोलर। उसके बाद यहाँ पर आगे Mn प्लस के 2 की दे रखी है 0.01 मोलर। उसके बाद आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब हम इसके लिए रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं। बताओ रिएक्शन कोशेंट लिखने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन की, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर दे रही स्टिक्मेंट कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना जाएगा, Mn प्लस के 2 की पावर कितना 2 अपॉन के, वो तो हमारा लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितना यहाँ पे 5, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर इनटू के MnO4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस की पावर कितना 2। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 6। ये हमारे पास ये आ चुका है बिल्कुल। आगे हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास Q निकल के क्या आएगा, Q हमारे पास निकल के आएगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस के 2। Mn प्लस के 2 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। तो 0.01 की पावर कितना बन जाएगा 2, 0.01 की पावर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, बन गया। उसके बाद 1 की पावर 5 इंटू ये बन जाएगा आपका MnO4 माइनस के 2। MnO4 की कितनी है यहाँ पर 0.1 मोलर, 0.1 की पावर कितना बना देंगे यहाँ पर 2। उसके बाद H प्लस की कितनी है यहाँ पर H प्लस कितना है यहाँ पे 10⁻³ 10⁻³ की पावर कितना है 6। ओके, तो यहाँ से Q निकल के आएगा, आ भी जाएगा, नहीं आएगा। 0.01 की पावर ये बन जाएगा आपके पास 10⁻⁴, ऊपर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁴ बन जाएगा। 10⁻⁴ डिवाइड बाय, ये तो 1 ही रहेगा, इसको ले या फिर नहीं ले, है ना, वैसे ले लेते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। 0.1 ये 0.1 इंटू 0.2 ये बन जाएगा आपका 10⁻², 10⁻²। उसके बाद यहाँ पर ये बन जाएगा, ये पावर एड ऑन हो जाएंगी इसके अंदर 18, तो यहाँ पर 10⁻18 हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से Q निकल के आएगा अपने पास, ऊपर ले जाओ इनको 10⁻⁴ इंटू 10⁻18 और यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा ऊपर। 18 टू 20 -4 16, 10⁻16। मतलब Q की वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट कितना आ चुका है 10⁻16 आ चुका है। कितना आ चुका है 16। बड़ी मेहनत से निकला है 16। बड़े बताओ रिएक्शन कोएफिशिएंट में ही इतना दिमाग खा लिया। अब शायद मेरे को प्रॉब्लम है इसलिए कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालने के बाद में अब यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक साथ E0 सेल भी निकाल लेते हैं। E0 सेल क्या बनता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस के E0 ऑफ एनोड। एनोड की रिएक्शन क्या है, H प्लस वाला है, तो यहाँ पे E0 सेल क्या बन जाएगा, E0 सेल बन जाएगा आपके पास 1.51 वोल्ट माइनस के इसका कितना होता H2 प्लस। मैंने आपको समझाया था ना इनिशियल लेक्चर में कि आपका क्या होता है
एनोड या फिर कैथोड वाले में, जहां पर हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या माना था, उसकी ई नोट कितनी मानी थी, कैथोड और एनोड पर 0 होती है। तो यहाँ पर कितना जाएगा ई नोट सेल, वही जो हमारा था, कितना 1.51 वोल्ट आ गया। तो अपना इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 1.51 माइनस 0.0591 अपॉन के एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है, और लॉग कितना आपका यहाँ पर 10⁻16। बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा लंबी इक्वेशन खींचेगी नहीं, आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1.51 माइनस के 0.0591, ओके, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद डिवाइड करेंगे हम इंटू के 16, पावर आगे जाएगी, और लॉग 10 कितना होता है 1 होता है। तो ई नोट सेल के ई सेल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.51 माइनस के, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर की, वैसे आप कर सकते हैं इसे, कर सकते हैं, ये आएगा 0.00591 16 0.059 0.0094 0.094 और ये आ रहा है आपके पास 56 वोल्ट, इतना, इन दोनों का मल्टीपल आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सेल कितना आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1.415 वोल्ट के अप्रोक्स। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, एक ट्रिकी क्वेश्चन था, और आई होप ये तीनों क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा जो माथा पच्ची करनी पड़ती है आपको, वो क्यों निकालने में मेरे ही छक्के छूट गए, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। थोड़ा एक सिली मिस्टेक भी आपके पास हो गई ना, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा। बड़े ध्यान से करना है, और मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ किसकी, रिएक्शन कोएफिशिएंट के साथ में लॉगरिदम की कैलकुलेशन की। बाकी तो नेक्स्ट इक्वेशन का कुछ भी नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ। टिल देन टाटा।